जो फार्मर लीडर्स ने जो बहादुरी दिखाई है और कुछ फार्मर्स ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई है, ये जानते हुए, और ये बहादुरी इसलिए दिखाते हैं ताहिर साहब क्योंकि इनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशहूर, जिन्होंने झूठा ट्वीट करा कि साहब एक फार्मर को गोली मार दी। दोस्तों, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष खबरें दिखाना और उनका विश्लेषण करना। लेकिन पत्रकार अगर किसी एजेंडे पर काम करे तो वो गोदी मीडिया या दलाल मीडिया या यूं कहें लुटियर्स मीडिया, हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सच दिखाने वालों को गोदी मीडिया का टैग दिया जाता है और एजेंडा चलाने वालों को हरिश्चंद्र की औलाद कहा जाता है। ऐसे ही एक हरिश्चंद्र की औलाद है राजदीप सरदेसाई, जो एक नामी न्यूज चैनल का चेहरा है। और ऐसे चेहरे जब एजेंडे के तहत काम करते हैं तो उसका नतीजा जो निकलता है वो आपने किसान आंदोलन यानी 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसमें आप देख चुके हैं। मेजर साहब आज इसी पर बात कर रहे हैं और जो इन्होंने राजदीप को लेकर बात कही है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जो फार्मर लीडर्स ने जो बहादुरी दिखाई है और कुछ फार्मर्स ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई है, ये जानते हुए, और ये बहादुरी इसलिए दिखाते हैं ताहिर साहब क्योंकि इनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। दे नो फुली वेल कि रिपब्लिक डे का दिन है, ग्लोबल मीडिया है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसलिए तो इतने ये लोग इतने शेर बन जाते हैं, दे नो फॉर श्योर। तो ये सब एक पूरा अंदर का बाहर का मौजू, एक पूरा एनवायरनमेंट बन रहा है जिसकी वजह से ये सब हमारे यहाँ कलेश हो रहे हैं, ये सब परेशानियां हो रही हैं ताहिर साहब। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सम अप की सिचुएशन की। पॉपुलैरिटी लेने के लिए सेलिब्रिटी का एक अच्छा बहाना है। सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं मिलती बल्कि इनके पीछे जो प्लेयर्स हैं वो भी इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो आजकल के कोविड के ज़माने में जबकि इनके गाने भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इस तरह पॉपुलैरिटी घर बैठे बैठे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक बार आपने मेरे साथ शो में बातचीत करते हुए गौरव भाई बड़ी ही पेचीदा बात की थी, मगर वो बड़ी सच्ची बात है कि भारत को जहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स हैं भारत से बाहर बैठे हुए उनसे ख़तरा है, वहाँ भारत के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनसे बहुत ख़तरा है। इस फार्मर प्रोटेस्ट के, जिसके आप भी सपोर्टर हैं, मैं भी सपोर्टर हूँ, एज लॉन्ग एज पीसफुल हो, एज लॉन्ग एज लोगों की ज़िंदगियों को डिसरप्ट ना करे। लेकिन वो डिसरप्ट कर रहा है, हमें वो बात पसंद नहीं है। अब उससे तो बहुत आगे बढ़ के बात हुई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर ही हमला हो गया। तो वो जो इंसुरेक्शन है वो इस सारी सूरत में जो भारत के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बाहर के एलिमेंट्स से वो टिक्टेशन कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने लाख डॉलर देंगे, आप झंडा लहरा दो। तो ये कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। देखिए साहब, कोऑर्डिनेट ये लोग इंटरनेट पे करते हैं, कोऑर्डिनेट ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, बड़े सारे ऐप्स हैं जिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। पैसा भी आ जाता है लोगों के थ्रू, बहुत लोग हैं फंड करने वाले इसको। और ये फंड करने वाली वही ताकतें हैं ताहिर साहब जो यू सी, अब जैसे अगर आपको ये पूरा करना है 26 जनवरी के बाद, अच्छा एक बात ये समझिए ना कि 26 जनवरी के बाद ये जितने भी खालिस्तानी थे कहाँ हैं। ये फार्मर प्रोटेस्ट आज भी चल रही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। सिंघू बॉर्डर पे कुछ हैं, ज्यादातर यूपी गेट पे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जो हमारा है, गाजीपुर बॉर्डर पे सब लोग हैं। यहाँ पे यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर माना जाता है, यहाँ से जो मेरठ या हापुड़ से जो रोड आती है वहां पे। लेकिन मेरा ये पूछने वाली मेरी ये बात है कि जो खालिस्तानी नारे लगा रहे थे वो 26 तारीख के बाद गए कहां पे अचानक। 26 तारीख की रात को गायब हो गए वो लोग। 26 तारीख की रात को गायब हो गए, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। ये लोग गए कहां पे। मैं आपको यही बोल रहा हूं कि ये सब यही चीज हमारी शाहीन बाग में हुई थी। जिस दिन ट्रंप गया, ट्रंप भारत से फरवरी 24 या 25 तारीख को, कब मुझे डेट याद नहीं है ताहिर साहब, वो उसकी फ्लाइट उड़ी, उसके 24 घंटे के बाद शाहीन बाग खाली। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करा जाते हैं, फंडेड। और जहां तक अंदर वाले लोगों की बात है, मैं तो लगातार ये बात बार बार कहता हूं, ये मेरा जो एक जुमला है मैं बार बार रिपीट करता हूं ताहिर साहब, कि भारत के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर से दरवाजे खुलते, अंदर से खुले हैं। जयचंद भी इसी मिट्टी की पैदावार है, राइट, और मीर जाफर भी इसी मिट्टी की पैदावार है। ये बाहर नहीं पाएगा, ये भारत में ही पाएगा। तो वो अभी भी देखिए, जब हम मीर जाफर की बात करते हैं और जयचंद की बात करते हैं ताहिर साहब, दीज आर नॉट सिंपली पीपल, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक जहनियत है, ये एक जहनियत है। और वैसे टाइप के लोग बहुत हैं इंडिया में जिन्होंने अपना करियर बना रखा है इन सब चीजों के लिए। और ये जामा पहनते हैं डेमोक्रेसी का, ये जामा पहनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। क्योंकि आपको एक
आपको कवर चाहिए ना, आप आड़ लेके फिर फायर करते हैं ना, फौज में भी यही सिखाते हैं साहब, आप आड़ लीजिए फिर आप फायर करें, तो आड़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करेंगे, राइट। अब देखिए, एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशहूर, जिन्होंने झूठा ट्वीट करा कि साहब एक फार्मर को गोली मार दी और उसको शहीद का दर्जा दे दिया भाई उन लोगों ने, कि उस फार्मर को गोली मार दी। बाद में पता लगा कि साहब दिल्ली पुलिस के पास वीडियो प्रूफ है कि उसने खुद ही ट्रैक्टर मारा था, ट्रैक्टर उलट गया, फार्मर मर गया। अब देखिए ना साहब, तो ये सब जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी इंडिया में लॉबी है, वेल फंडेड, जिनका काम ही ये है। और आई थिंक इंडिया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा टॉलरेंट है इन सब लोगों के लिए, क्योंकि वो चीज है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो मानते हैं, और मुझे लगता है इतनी बुरी बात भी नहीं है, जो यहाँ पे लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी हैज टू बी लिव्ड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। तो जो लोग कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और रात के 9 बजे आप हर रोज तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, अमित शाह जी को गाली देते रहते हैं, फिर कहते हैं मोदी इज अ फाशिस्ट। अगर मोदी फाशिस्ट होता तो ये गायब हो चुके होते, कब से जेल में होते या गायब हो चुके होते। पर सब भले चंगे हैं साहब, मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, मूछें लेकर आते हैं टीवी पे, और आप भारत में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को तो रोज भला बुरा कहते हैं, फिर कहते हैं साहब डेमोक्रेसी खतरे में। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए इनको ताहिर साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूं, इनको डेमोक्रेसी कितनी चाहिए, कौन से लेवल की इनको डेमोक्रेसी? इनको डेमोक्रेसी चाहिए अराजकता फैलाने की, जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट एनार्की, जो फितनाई का माहौल जो होता है ना, कि वो उनको वो वाला फ्रीडम चाहिए कि हम आग लगा दें पूरी दुनिया में, हमें वो वाला फ्रीडम, वो तो कहीं नहीं मिलता। तो वो इंडिया में ढूंढ रहे हैं साहब ये लोग। आपने कहा कि इनको फ्रीडम चाहिए आग लगाने की, इनको चाहिए कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनारकियत फैला सकें उतनी फैला सकें ताकि इनका काम चले। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं गौरव भाई, यहाँ पर भी लिमिट है। यहाँ पर जब हमारे नेटिव्स प्रोटेस्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक हफ्ता तो बर्दाश्त करता है, और जब वो रेल की पटरियाँ रोकते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी फिर आर्मी को भेजता है और कहता है कि भाई इनको यहाँ से निकालो। अमेरिका में आपके सामने जो हुआ, तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड के ये प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और हमें ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इंडिया हिपोक्रेसी का शिकार होते हैं। अपने लिए उनके और स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनारकियत वाली डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस अनारकियत को इस हद तक ना जाने दे जिस हद तक चली जाती है, जैसे शाहीन बाग में हुआ, 26 जनवरी को हमने देखा। जैसे मुझे लगता है अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ ताहिर साहब, हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये मेरी इमोशनल बात है, दिल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इंडिया में अभी भी हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर, जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए। तो चीन को तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा जाए, वो पढ़ भी नहीं पाते बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, ना उनको फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ये चाहता है कि सुपर पावर बने, तो उसको सुपर पावर वाले काम भी करने होंगे। ये गांधी का देश बोल के आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप गांधी का देश बोल के आप सिर्फ बेचारा बन सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, एक चौपाई है जो रामायण की, जो मैं बताना चाहता हूं यहां पे, और उसका तर्जुमा करूंगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ताहिर साहब, ऐसा था कि जब प्रभु श्री राम सामने समुद्र के सामने गए, जो सीता माँ को बचाना था, रावण उनको ले गया था अपहरण करके, उनका किडनैप करके लंका, तो जब गए थे बचाने के लिए, समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के 3 दिन समुद्र के सामने, यानी कि जो समुद्र था उसके सामने 3 दिन हाथ जोड़ के सर झुका के पूजा करी और रिक्वेस्ट करा कि मुझे यहां से जाने दो। समुद्र ने नहीं जाने दिया। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया, बो एंड एरो, जब धनुष चलाया, तब समुद्र हाथ जोड़ के समुद्र से निकला और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए और हम आपको राहदारी देते हैं। भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर।
मुल्कों में प्यार मोहब्बत बिना डर के नहीं होता। जब तक आपका कोई मुल्क आपसे डरेगा नहीं। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूं, ये जो आपकी फौजें हैं ये किस चीज के लिए रख रखी हैं? आपने रिपब्लिक डे की परेड के लिए रख रखी है? काय के लिए रख रखी है? इफ यू कैनॉट इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, देन व्हाट गुड आर यू? आप क्या कर रहे हैं इधर? तो ये सब भारत को छोड़ना पड़ेगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में कौन कैसे बोल रहा है, किसी की क्या फीलिंग है। रिहाना ने क्या बोल दिया? रिहाना कौन है? रिहाना कौन पूछ रहा है रिहाना को? Who's रिहाना? Who's she? रिहाना से बड़ा सुपरस्टार तो वो है इंडिया में, जो बिग बॉस में 10-15 लोग उस घर के अंदर बंद रहते हैं ना। और बड़ा वाहियात सा शो है, मैं देखता नहीं हूं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है रिहाना से इंडिया में, क्योंकि रिहाना को जानता कौन है। तो ये क्या है कि जो एक लेफ्ट लिबरल गैंग है, या अंग्रेजी बोलने वाला लेफ्ट लिबरल गैंग, जिनको पता है रिहाना कौन है, सो पीपल आर राइटिंग थैंक यू रिहाना फॉर योर सपोर्ट। रिहाना के सपोर्ट से क्या करोगे तुम? क्या हो जाएगा? रिहाना ने सपोर्ट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा? और रिहाना को खुद पता नहीं होना। रिहाना को खुद पता हो ना होता है साहब, मसला ये है कि अगर जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बताइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। कोई हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जो लिखता है लिखे, इसमें इतना ज्यादा हमें वो फिक्र करने की जरूरत नहीं कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। आप वो लिखा था ना, बड़ा फेमस बांग्ला गीत है कि अकेला चलो रे, अकेले चलते रहो, अगर तुम्हारे साथ कोई ना आए अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन क्या ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाला जो रवैया है, ये आपको भारत की जो एलीट है, ख़ास तौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हुए कुछ एलीट हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उनमें कब ये कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, उनमें बात कमी कॉन्फिडेंस की नहीं है। बात यह कि जब अंग्रेज चले गए ना, तो हमारे मालिक की सिर्फ चमड़ी बदली ना, गोरे की जगह भूरे बन गए। वो मालिक तो वही गोरा साहब ही है अभी भी, वो उसका रंग भूरा है चमड़ी का, दैट्स ऑल। तो ये एक जहनियत है, ये एक मानसिकता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताहिर साहब, ये कभी चेंज नहीं होगी। एक सेल्फ लोथिंग पाई गई है यहाँ पे कुछ एलीट में, एक सेल्फ लोथिंग है कि हम बुरे हैं। हम क्यों बुरे हैं ये हमें नहीं पता। हमने किसी के घर में डाका डाल दिया, किसी के घर के औरतों को उठा लिया, हमने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, हमने क्या करा? हमने करा कुछ नहीं, लेकिन हम बुरे हैं, ये एक माइंडसेट है। हमने कुछ तो करा होगा। So always that loathing, and this self-loathing is in some people, it's very deep and it's very very dangerous. And ऐसी लोग, और हिंदुस्तान एक, और ये दुनिया भर में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में खास तौर से आप देखें, जो भी लेफ्टिस्ट्स हैं ताहिर साहब, they are very rich people, most of them। ये बड़े अमीर लोग हैं, ये जो टीवी पे आके अंग्रेजी बोलते हैं खास एक्सेंट के साथ। ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडिया में, बाहर तो पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है, यहाँ पे पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है। जी। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को पब्लिक स्कूल बोल देते हैं। तो वो पब्लिक स्कूल्स और जो हमारे हिल स्टेशन में जो स्कूल्स है, वहां के पढ़े लिखे लोग उस एक्सेंट में बात करते हैं। BMWs और मर्सिडीज में आते हैं टीवी स्टूडियोज में, शिफॉन, पर्ल्स, डायमंड्स, कैरेबियन क्रूजेस। वो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे, डिजाइनर लेफ्टिस्ट हैं ये लोग साहब।